जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया को कौन कंट्रोल करता है, आर्मी, इकोनॉमी, न्यूक्लियर वेपन? नहीं, दुनिया को कंट्रोल करता है नैरेटिव। जो देश कहानी लिखता है वही परसेप्शन बनाता है और परसेप्शन ही पॉलिसी बनाता है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं जीती, उसने यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू दुनिया को कन्विंस किया था कि लिबरल डेमोक्रेसी ही फ्यूचर है। चाइना ने भी यही गेम समझा और चाइना आज सिर्फ फैक्ट्री नहीं, नैरेटिव मशीन भी बन चुका है। तो सवाल सीधा है, क्या इंडिया भी अब अपनी कहानी लिखने लगा है या अभी भी हम दूसरों के नैरेटिव में कैरेक्टर हैं? आज हम बात करेंगे इंडिया के थिंक टैंक्स, राइसिना डायलॉग्स, ट्रैक टू डिप्लोमेसी और उस साइलेंट पावर की जो हेडलाइंस में नहीं लिखी जाती या हेडलाइंस में नहीं आती है। अब हम बात करते हैं कि नैरेटिव पावर क्या होता है। देखिए, नैरेटिव पावर का मतलब सिंपल है, आप वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लेन करते हो। एग्जांपल देता हूँ, जब इराक वार हुआ, जस्टिफिकेशन रिसर्च पेपर से आया। जब क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट बनते हैं, डाटा थिंक टैंक्स प्रोड्यूस करते हैं। और जब IMF रिफॉर्म्स की बात है, पॉलिसी ड्राफ्ट एकेडमिक सर्कल से निकलती है। और वॉशिंगटन में बुक ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन, CRIS और RA&D कॉर्पोरेशन, ये सिर्फ रिसर्च सेंटर नहीं है, पॉलिसी फैक्ट्रीज है। चाइना ने भी अपना इकोसिस्टम बनाया, चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, स्टेट फंडेड स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड। ये लोग नैरेटिव एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में पहले क्या था, हम पॉलिसी कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस कम करते हैं, लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। इंडिया के थिंक टैंक इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। इंडिया का थिंक टैंक लैंडस्केप लास्ट 15 से 20 साल में ग्रो हुआ है और सबसे प्रोमिनेंट नाम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और ORF ने एक चीज जो गेम चेंजर बनी वो है राइसिना डायलॉग्स। राइसिना डायलॉग क्या है? सिंपल वर्ड में इंडिया का स्ट्रेटेजिक डावोस। और हर साल 100 से ज्यादा देशों के लीडर्स यहाँ पे आते हैं और फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस एक्सपर्ट दिल्ली में मिलते हैं। ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं, ये सिग्नलिंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ इंडिया अपना पर्सपेक्टिव ओपनली रखता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। फिर आता है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, MPIDSA शॉर्ट फॉर्म में। ये इंस्टीट्यूट डिफेंस पॉलिसी, चाइना स्ट्रेटेजी और बॉर्डर सिक्योरिटी पे रिसर्च करता है और पॉलिसी मेकर इनकी रिपोर्ट देखते हैं। फिर नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है, ये इंडिया का लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बना रहा है। 2047 डेवलप नेशन का विजन है और डिजिटल इकोनॉमी स्ट्रेटेजी है और मैन्युफैक्चरिंग पुश। और थिंक टैंक का काम होता है पॉलिटिशियन के स्पीच से पहले उनको डाटा देना, और ये क्वाइटली हो रहा है। और ग्लोबल साउथ नैरेटिव की भी अगर बात करें, इंडिया अब ओपनली कह रहा है वर्ल्ड ऑर्डर आउटडेटेड है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की बात कौन कंसिस्टेंटली उठाता है, वो है इंडिया। और G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया ने ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किया। ये सिंबॉलिक नहीं था, ये नैरेटिव पोजीशनिंग थी, सिंपल मैसेज था। रूल सिर्फ वेस्ट डिसाइड नहीं करेगा। इंडिया अपने थिंक टैंक्स के थ्रू अफ्रीका आउटरीच, इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी, डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल पुश कर रहा है। और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है। इंडिया का मॉडल कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंट और कंसल्टेटिव है। ये डिफरेंस नैरेटिव में हाईलाइट करना जरूरी होता है और ये काम थिंक टैंक्स करते हैं। और अगर इंडिया वर्सेस चाइना नैरेटिव मॉडल की बात करें, चाइना का इकोसिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, स्टेट कंट्रोल करता है फंडिंग, मैसेजिंग, एकेडमिक डायरेक्शंस। और इंडिया का मॉडल है डेमोक्रेटिक, यहाँ डिबेट्स होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, ये वीकनेस भी होती है और स्ट्रेंथ भी। वीकनेस क्यों? क्योंकि यूनिफाइड मैसेज कभी कभी क्लियर नहीं होता है। स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी हाई होती है। और वेस्टर्न कंट्रीज इंडियन रिसर्च को सीरियसली लेते हैं क्योंकि यहाँ ओपनली डिस्कशन अलाउड है। और चाइना का नैरेटिव कभी कभी प्रोपेगेंडा जैसा लगता है। इंडिया को अब डिसाइड करना है कि क्या हम ओपन मॉडल के साथ ग्लोबल इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हैं या नहीं। और अगर डिप्लोमेसी की बात करें, तब एक हिडन लेयर है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। जब ऑफिशियल लीडर डायरेक्टली बात करते हैं तो एक्सपर्ट मिलते हैं। और US और इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स, इंडिया रशिया एकेडमिक मीट्स, ये सब इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म पे होती है। यहाँ फ्यूचर पॉलिसी शेप होती है और कभी कभी बॉर्डर टेंशन हो फिर भी स्कॉलर बात करते हैं। ये साइलेंट स्टेबलाइजर होता है। इंडिया का डायस्पोरा भी एक इनफॉर्मल थिंक टैंक है।
और जैसा या फिर इनफॉर्मल थिंक टैंक जैसा रोल प्ले करते हैं। और यूएस यूनिवर्सिटीज में इंडियन ओरिजिन स्कॉलर्स पॉलिसी डिस्कोर्स शेप करते हैं, और ये भी इनविजिबल नेटवर्क है इंडिया का। और चैलेंजेस की अगर बात करें, अब हॉनेस्ट बात है, इंडिया के थिंक टैंक्स ग्लोबल रैंकिंग में अभी टॉप 10 में नहीं आते। फंडिंग लिमिटेड है कंपेयर टू यूएस जायंट्स, और ब्रेन ड्रेन इशू है। टैलेंटेड रिसर्चर अब्रॉड चले जाते हैं। रिसर्च आउटपुट, क्वांटिटी और ग्लोबल साइटेशन इम्पैक्ट अभी इम्प्रूव करना बाकी है। अगर इंडिया नैरेटिव पावर बनना चाहता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और रिसर्च कंपलसरी है। और अगर कंक्लूसिव वे में बात करें तो सुपर पावर सिर्फ जीडीपी से नहीं बनता है। सुपर पावर वो होता है जिसका यूनिवर्सिटी मॉडल कॉपी होता है, और पॉलिसी फ्रेमवर्क एडॉप्ट होता है, और स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज कोट होती है। अब इंडिया स्टेज पर खड़ा है। रायसीना डायलॉग एक सिग्नल है, ग्लोबल साउथ आउटरीच एक सिग्नल है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक सिग्नल है। लेकिन फाइनल सवाल यह है 2047 तक क्या इंडिया सिर्फ इकोनॉमी में बड़ा होगा या नैरेटिव में भी लीडर बनेगा? क्योंकि जो कहानी लिखता है वही हिस्ट्री डिसाइड करता है, और शायद इंडिया ने फाइनली पेन उठाना शुरू कर दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।